हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है नवदीप एंड हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स का सेशन। यानी इस सेशन में हम वो सारी न्यूज़ कवर करेंगे जो लास्ट मंथ द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस की गई थी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी। हम इन न्यूज़ को दो सेक्शंस में बांटते हैं। पहला सेक्शन है मेजर सेक्शन। मेजर सेक्शन में मैं आपको वो न्यूज़ कराऊंगा जिनके ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछ चुका है, यानी प्रीवियसली एग्जाम्स में उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन न्यूज़ को हम कवर करेंगे मेजर सेक्शन में। और दूसरा सेक्शन होगा माइनर सेक्शन। उसमें हम उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी पोटेंशियल हाई है कि वो एग्जाम में आएंगे, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। सबसे पहले जान लेते हैं लास्ट मंथ हमारे न्यूज़पेपर में कितने सारे मेजर टॉपिक्स थे। सबसे पहला टॉपिक था डीक्रिमिनलाइज डेफेमेशन। आपको पता होगा डेफेमेशन यानी मानहानि। मानहानि अभी क्रिमिनल ऑफेंस है। हमने न्यूज़ में बहुत बार देखा, शशि थरूर से लेकर राहुल गांधी तक जिनके ऊपर डेफेमेशन का केस चल रहा है। हम ये वजह देखेंगे, वो सारे केसेस देखेंगे जो डेफेमेशन से रिलेटेड हैं, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसके साथ हम ये समझेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ चुका है, इसे और ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रखना चाहिए। दूसरी न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन जो नया फीचर लेके आए, ई साइन फीचर, वोटर लिस्ट से अपना नाम को हटाने के लिए। आपको एक चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा लास्ट मंथ राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, प्रेजेंटेशंस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को लेकर। इसीलिए इलेक्शन कमीशन हमारे लिए एक हॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लूप होल्स अपोजिशन पॉइंट आउट कर रहा है, उन लूप होल्स को कवर कर रहा है। उन सारी चीज़ों के बारे में, सारे एक्ट्स के बारे में समझेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। इसी के साथ तीसरी न्यूज़ एससी ऑन वक्फ एक्ट। आपको पता होगा पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट पास किया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे एक्ट के साथ नहीं छेड़ा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। उन प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं। उसी के बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक जो न्यूज़ में है, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। ये क्या है और क्यों इसे आज जस्टिस के साथ लिंक कर कर न्यूज़पेपर्स बार बार दोहरा रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे, अडानी का जो केस चल रहे हैं जर्नलिस्ट के साथ। क्यों अडानी ने पहले ये कोर्ट में कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जर्नलिस्ट उनके बारे में खबर ना छापे, और क्यों वो जर्नलिस्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इन मेजर टॉपिक्स के साथ बहुत सारे माइनर टॉपिक्स है जो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ जिसे हम कवर करेंगे, जैसा मैंने कहा, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि ये एक समय आ चुका है कि अब डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। डेफेमेशन यानी मानहानि। क्या आपको पता था कि मानहानि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। 19 सब क्लॉज 2 में हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दी हुई है। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, 19 सब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आप जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो डेफेमेशन नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि एक क्राइम भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से एक अलर्ट आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पे, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर रहा हूं। आपने यदि 19 सब क्लॉज 1 पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर दीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अगर आपको लंबा समय चाहिए तो आप पॉज कर दीजिएगा। तो पहले इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए
अब ये जो डेफर्मेशन है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हुआ क्या है, सबसे पहले प्रीवियस केसेस देख लेते हैं। आपको पता होगा प्रीवियस केसेस सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट के जो एक केसेस होते हैं, यूपीएससी इनका बहुत बड़ा फैन है। इन पे क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी पूछता है। सबसे पहला केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आपको पता होना चाहिए डेफमेशन को लेकर, वो है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर न्यूज में बने रहते हैं। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेफमेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, यानी क्रिमिनल डेफमेशन इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, उसमें डेफमेशन भी है। ये पॉइंट आउट सुप्रीम कोर्ट ने किया था सुब्रमण्यम स्वामी केस में। लेकिन इसके बाद रिसेंटली जस्टिस सुंदरेश पॉइंट आउट करते हैं कि हम उसी चीज को डेफमेशन ट्रीट कर सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा हो। यानी क्रिमिनल डेफमेशन वही होगा, उसी चीज पे हम क्रिमिनल डेफमेशन फाइल कर सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगा। यह बहुत बड़ी चीज है। यानी सुब्रमण्यम स्वामी केस में कहा कि क्रिमिनल डेफमेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और जस्टिस सुंदरेश ने रिसेंटली यह पॉइंट आउट किया कि जो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड डेफमेशन हो रही है, अगर उस डेफमेशन से पूरे पब्लिक इंटरेस्ट को फर्क पड़ रहा है, तभी वो क्रिमिनल डेफमेशन ट्रीट की जाएगी, तभी उसे हम क्रिमिनल मानहानि मानेंगे। यानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसे उस डेफमेशन को हम, मानहानि को हम क्रिमिनल डेफमेशन नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मैंने किसी बच्चे से कह दिया कि यार तू पढ़ता नहीं है, तू फेल हो जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं वो ही मुझे ये नहीं कह सकता कि सर आप मुझे डिफेम कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। कर सकता है वो, लेकिन मैं उसकी भलाई के लिए बात कह रहा हूं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पब्लिक इंटरेस्ट की जो लाइन बोली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्रिमिनल डेफमेशन तभी बनेगी जब मेरी वाणी से पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। उसी के बाद आपको बता दूं कि ये जस्टिस सुंदरेश ने तब कहा था जब फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, यानी जो द वायर देखते हैं, उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रिमिनल डेफमेशन में तभी मानूंगा जब पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब समय आ चुका है, इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है डेफमेशन का कि इसे डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उनमें से एक केस, काफ़ी सारे केसेस डेफमेशन के भी हैं। रिसेंटली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी थी प्रोसीडिंग्स, यूपी में इनके खिलाफ एक डेफमेशन का केस चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि 2000 स्क्वायर फीट जो भारत की ज़मीन है वो चाइना के पास है। इस पे उनके ऊपर डेफमेशन केस हो गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले राहुल गांधी के ऊपर ही अमित शाह ने भी डेफमेशन केस किया हुआ है। और जो मोस्ट फेमस कांग्रेस के एमपी हैं शशि थरूर, उनके ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करते हुए एक कमेंट पास किया था, उनके ऊपर भी डेफमेशन का केस है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर भी एक डेफमेशन का केस चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये डेफमेशन का जो टूल है, इसे मिसयूज किया जाता है अपोजिशन को कहीं ना कहीं हार्म करने के लिए। तो इसीलिए आपको ये इस बात ज़रूर देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस डेफमेशन को आप और ज़्यादा क्राइम नहीं रख सकते। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले
राहुल गांधी की जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट में, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया था एक केस के करके, और वो केस भी डेफेमेशन का ही था। तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो ये चीज कह रही है कि डेफेमेशन एज ए क्राइम, इसे रिकंसीडर करना चाहिए, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है ई साइन फीचर फॉर एडिशन, डिलीशन एंड करेक्शन ऑफ वोटर नेम्स। यानी आप याद रखेंगे एसिड, यानी एडिशन, करेक्शन एंड डिलीशन वोटर आईडी से जितनी भी होती हैं, अब वो ई साइन फीचर से होंगी। ई साइन फीचर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अब ये पूरे का पूरा इशू है क्या, आपको पता होगा, जैसा मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, कि पिछले महीने राहुल गांधी ने काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस दी, जिन प्रेजेंटेशंस में उन्होंने प्रूव किया और ये बताने की कोशिश की कि काफ़ी सारे लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से डिलीट किया जाता है और फ़ोन नंबर किसी कॉल सेंटर से किया जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ई साइन फीचर लेके आए हैं एसिड के लिए। एसिड का मतलब एडिशन, करेक्शन एंड डिलीशन। आपको एक चीज़ याद रखना है कि अब ये सारे का सारा एडिशन, करेक्शन और डिलीशन जो है, ये तीनों काम अब कोई भी व्यक्ति फ़ोन से कर सकता है, लेकिन उन्हें अपनी पहले आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे फ़ोन पे आइडेंटिटी कैसे कंफर्म होंगी? उन्हें अपना आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर, आधार लिंक्ड विद फ़ोन नंबर, इन दो फीचर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर उन्हें अपना नाम या तो ऐड करना है, या तो डिलीट करना है, या तो करेक्ट करना है वोटर कार्ड में, इसके ऊपर इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा था न्यूज़ में, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पूछा गया था 2017 में। आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपको एडिशनल टाइम चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर जरूर कीजिएगा। दरअसल ये ई साइन फीचर है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब लॉन्च किया है ECI नेट। ये एक वेबसाइट है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक दो टैब्स दिए हुए हैं, एक है वोटर सर्विसेज, एक है अबाउट इलेक्शंस। दो टैब यहां पे दिए हुए हैं। जो ये वोटर सर्विसेज वाला टैब है, इसी में आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अगर आपने एप्लीकेशन फिल की है वोटर लिस्ट में अपना नाम डालने के लिए, आप अपना नाम देख सकते हैं वोटर लिस्ट में। आप कहीं ना कहीं वोटर कार्ड की रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनको फाइल कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें जितनी भी आपके वोटर कार्ड को लेकर हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व होती हैं। तो यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसे एडिशन, करेक्शन या डिलीशन करना है, एसिड याद रखिएगा, वो ECI नेट की वेबसाइट पे जाएगा, इस पोर्टल पे जाएगा, वोटर सर्विसेज पे क्लिक करेगा, और उसके बाद अगर उसे अपना नाम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, तो वो वहीं से डिलीट करेगा। लेकिन ये सब करने के लिए उसे सबसे पहले अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। आधार कार्ड लिंक होगा उनकी वोटर आईडी के साथ। आधार को हम लोग लिंक कर देंगे उनकी वोटर आईडी के साथ, और जब कोई भी इंसान एसिड करेगा, यानी एडिशन, करेक्शन या डिलीशन, तो उनके जो जुड़े हुआ मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक्ड है, उस पर OTP आएगा। एक बार OTP उसके पास आया, तभी वो ये सब फीचर्स यानी एडिशन, डिलीशन, करेक्शन वो यूज कर सकता है। यानी आपका वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड लिंक्ड है विद आधार, आधार लिंक्ड है किसी न किसी मोबाइल नंबर के साथ। अब अगर आपको वोटर कार्ड में कोई भी चेंजेस लानी है तो आपको आधार नंबर डालना है, OTP जो आधार के साथ मोबाइल लिंक के उस पर आएंगी, और वहीं OTP आप इसी पोर्टल पर जो मैंने आपको बताया ECI नेट पोर्टल, इस पर OTP देकर आप कोई भी फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा राहुल गांधी ने हाईलाइट किया था, जैसे मैंने आपसे कहा था,
राहुल गांधी ने तो इतना कह दिया था कि लगभग 1 लाख वोट चोरी हुए। 40,000 तो उन्होंने प्रूफ करके बताया था कि जो वोट्स है वो फेक एड्रेसेस पे, इनवैलिड एड्रेसेस पे। अगर आपको पहले ECI नेट तो अब आया, ये फीचर तो अभी आया, लेकिन अगर आपको इससे पहले अपना नाम ऐड करना है, डिलीट करना है या करेक्ट करना है तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में खुद जाना पड़ता था। वहां पे 3 फॉर्म होते थे, फॉर्म 6, 7, 8। फॉर्म 6 डील करता था एडिशन से, 7 डिलीशन से एंड 8 करेक्शन से। बड़े हाई चांसेस हैं कि इस बार ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो ये सेंटेंस है ये क्वेश्चंस में आएगा, हाई चांसेस है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो थे ये किससे डील करते थे? एडिशन, डिलीशन एंड करेक्शन के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको ये भी चीज याद रखनी है, यहां पर वेरिफिकेशन कोई होती नहीं थी, कोई खास वेरिफिकेशन नहीं थी। अभी तो भी हमारे पास OTP का फीचर है जहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो अपने मोबाइल यूज कर कर एडिट कर रहा है, ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है या करेक्ट कर रहा है वोटर लिस्ट की डिटेल्स। पहले ऐसा कोई वेरिफिकेशन का फीचर नहीं था। तो जैसे यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ECI नेट लॉन्च किया तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा, कांग्रेस वाले यही कहने लगे, पूरे का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को देने लग गए कि राहुल भैया ने तो पहले ही ये मजबूर किया, ये सब डिटेल्स बताकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूर किया इस रिफॉर्म्स लाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव में, ये तो राजनीति हो गई, ये तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि ये सब होता रहता है हमारे आसपास तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो ये ECI नेट है, जो ये वेबसाइट है, जो पोर्टल है और ये ऐप भी है, याद रखिएगा इट इज़ ऐप ऑल्सो। ये ECI नेट जो है ये होस्ट करते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC। ये इसे होस्ट करते, यानी आप आधार नंबर जनरेट होगा, OTP, उस OTP की मदद से आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल में और चेंजेस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मेंस में आ जाता है तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस न्यूज़ जो चल रही है। आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि पहले क्या था। पहले हमें फॉर्म 6, 7, 8 फिल करने होते थे, अब क्या आ गया, अब पोर्टल आ गया ECI नेट, और ये किसने डेवलप किया है? CDAC ने किया हुआ है। इस पे कैसे होता है आपको मैंने बता दिया, आधार लिंक विद मोबाइल। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एक बार आपको ये डिटेल्स पे कंट्रोल आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस करना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगली न्यूज़ पढ़ने से पहले आपको पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं बहुत सारों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनके लिए मैं लाया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी है क्या और क्यों मैं इसको बता रहा हूं ये तो मैं भी बता ही दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। आपको पता है हमारे संविधान का आर्टिकल 13 है, वो कहता है कि एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, नो प्रॉब्लम। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इसे डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, एब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, तो अगर कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट उसे वायलेट कर रहा है, एब्रिज कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं, वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी का भी यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे एक्ट को डिलीट करे, ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खाली उन प्रोविजंस को भी डिलीट कर सकती है
जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बाकी एक्ट को रहने देगा। यानी पार्शली उन प्रोविजंस को डिलीट करना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी का बाकी पूरे का पूरा एक्ट ऐसे ही रखना, इस डॉक्ट्राइन को कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरिबिलिटी। तब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरिबिलिटी का, यानी पूरा एक्ट ऐसे ही रखना, जो जो वर्ड्स आर्बिटरी हैं उन्हें डिलीट करना। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरिबिलिटी। अब यही डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है वक्फ एक्ट में। क्या है पूरी न्यूज, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक महंगी फीस, एक बड़ा हर्डल है आपकी तैयारी में, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक लिमिटेड पीरियड ऑफर, जहां पर आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 रुपये में मिलेगी। इसी के साथ आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। यानी यूपीएससी की तैयारी बेस्ट एजुकेटर्स के साथ करने के लिए आपको केवल एक 19,999 रुपये ही फीस देनी है। उसी के साथ साथ केवल अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया निश्चय 2026 बैच। इसमें GS 1 से लेके GS 4 के प्लस SA के टोटल 75 प्लस लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स। ये आपको 9,999 रुपये में मिलेगा। आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी बैच में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो मेरा कोड NAVI57 यूज करके आप एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसके बाद आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें जो प्रोविजंस आर्बिटरी थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जबकि बाकी के वक्फ एक्ट को अपहोल्ड किया। यानी वक्फ एक्ट के इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरिबिलिटी का। ये जजमेंट वक्फ एक्ट की थी, ये जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मासी के पास थी। उन्होंने इस जजमेंट को बिल्कुल बैलेंस के रूप में दिया हुआ है, बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। जो प्रोविजनल आर्बिटरी थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है, और जो उनके हिसाब से वेलफेयर के लिए थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी गवर्नेंस का सबूत था, उन्हें अपहोल्ड किया हुआ है। तो यानी जैसे मैंने कहा, ये पूरी की पूरी जजमेंट एक बैलेंस है। बाकी देखते हैं कि पूरे एक्ट को तो वैसे फ्रीज किया नहीं। दोनों ने, जस्टिस BR गवाई ने और जस्टिस AG मसीहा ने, यह कहा है कि जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है तो ये क्योंकि किसी वेलफेयर को लेकर, पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट को देखकर ये एक्ट बनाया गया होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन बहुत बार उसमें कुछ आर्बिटरी प्रोविजंस होते हैं जहां पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। तो इसी बैलेंस को आगे किया हुआ है इस जजमेंट में। जो उन्हें लगा पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छे प्रोविजन से उन्हें अपहोल्ड किया हुआ है, जो लगा कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सीमा लांघ रही है, उन्हें आर्बिटरी घोषित कर कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सबसे पहले आपको यह पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि वक्फ क्रिएट कौन कर सकता है। क्या मैं और आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं? वक्फ क्रिएट कर सकता है कोई भी मुस्लिम इंडिविजुअल जो साउंड माइंड का हो, लीगल मेजॉरिटी में हो, वो क्रिएट कर सकता है। वक्फ को वो क्रिएट कर सकता है। वो किसी की जमीन को वक्फ क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को वो वक्फ डिक्लेयर करेगा। यानी वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे डेडिकेट कर रहे हैं फॉर रिलीजियस पर्पसेस, और उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी वक्फ। और ये काम कोई भी मुस्लिम कर सकता है, किसी और रिलीजन का आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि वक्फ क्या है। वक्फ वो प्रॉपर्टी है जो किसी मुस्लिम ने दान दी हुई है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, उसे हम लोग कहते हैं वक्फ। सिंपल टर्म से मैंने आपको बता दिया। अब जो नए प्रोविजन ऐड किया गया वो क्या था, ध्यान से देखिएगा। रीसेंट अमेंडमेंट, इससे पहले जो वक्फ एक्ट था वो 1995 का था। रीसेंट जो अमेंडमेंट हुई है वो क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि कोई भी इंसान जो वक्फ क्रिएट कर रहा है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को
मुस्लिम बोर्ड को दे रहा है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, वक्फ क्रिएट कर रहा है कोई भी इंसान, वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years। यानी कोई भी, पहले ये कहा जाता था कि कोई भी मुस्लिम वक्फ जो है वो डिक्लेयर कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर कोई भी मुसलमान वक्फ क्रिएट करता है वो एटलीस्ट 5 साल तक एक प्रैक्टिसिंग इस्लाम, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, केवल नाम का मुस्लिम नहीं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये तो आर्बिट्रेरी चीज है ना, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मुस्लिम प्रैक्टिसिंग है या नहीं है, जबकि डेफिनेशन ही ये कहती है कि कोई भी मुस्लिम। तो ये पहला पॉइंट था जो आर्बिट्रेरी था इस एक्ट में, जहां कहा गया था कि एटलीस्ट 5 years वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए और वही इंसान वक्फ डीड क्रिएट कर सकता है। इस प्रोविजन को सस्पेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये तो आर्बिट्रेरी है, आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कौन नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी मुस्लिम क्रिएट कर सकता है। दूसरा प्रोविजन, पहले तो ये 5 year वाला जो था, क्योंकि लैक ऑफ मैकेनिज्म है, कोई पता कर नहीं सकता कि कहाँ, आर्बिट्रेरी है बिल्कुल, कोई नहीं डिसाइड कर सकता कौन प्रैक्टिसिंग कौन है नहीं, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। दूसरा ये कहा था, दूसरे प्रोविजन में ये कहा गया था अगर कोई भी जमीन वक्फ लैंड डिक्लेयर की गई है किसी मुस्लिम द्वारा और गवर्नमेंट को ये शक है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, केवल शक है, एक डाउट है कि ये जो वक्फ की ज़मीन है ये गवर्नमेंट की लैंड है, तो इस शक के बुनियाद पर जो वक्फ का स्टेटस है वो ज़मीन से हट जाएगा, केवल शक की बुनियाद पर। ये 3C सेक्शन था ऐसी एक्ट का जो अमेंडमेंट रिसेंट हुई थी कि वक्फ प्रॉपर्टी टू इमीडिएटली लूज स्टेटस अपॉन मेयर डाउट दैट इट इज ए गवर्नमेंट डाउट, केवल डाउट पे। हमें तो ये पता है कि जो कानून होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट जो ये कानून है इसमें आप डाउट की जगह कैसे ला सकते हैं। इसीलिए इस प्रोविजन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। एक और प्रोविजन था, उसमें यह कहा गया था कि एक बार गवर्नमेंट को अगर डाउट हो गया अंडर सेक्शन 3C कि ये गवर्नमेंट लैंड है जो ये वक्फ है, तो कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकता है उसी समय डाउट पर ही, और उससे गवर्नमेंट जमीन घोषित कर देगा विदाउट फॉलोइंग द ड्यू लॉ। कहां गए हमारे संविधान का आर्टिकल 40? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात हो रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है। आप पहले डाउट कर रहे हैं और डाउट के ऊपर बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए आप किसी भी जमीन को वापस से गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर सकते, जो वक्फ हो, आपको शक है कि वो किसी भी ऑफिसर को शक है कि वो वक्फ नहीं जबकि गवर्नमेंट लैंड। तो ये 3 प्रोविजंस मोटे मोटे वो प्रोविजंस हैं जो आपने देख भी लिया, मैंने आपको समझा भी दिया कि वो आर्बिट्रेरी थे, और क्योंकि वो आर्बिट्रेरी थे दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। बाकी पूरे का पूरा जो आपका वक्फ एक्ट था उसके साथ नहीं छेड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कहा था, दिस टॉपिक इज जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस द राइट टू जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस। अगर आप किसी भी वकील से पूछेंगे कि भारतीय कोर्ट्स में सबसे ज्यादा मिसयूज किए जाने वाला सेक्शन कौन सा है, तो वो आपको बोलेंगे कि पुराने आईपीसी का जो 498A था, ये सबसे ज्यादा मिसयूज किए जाने वाला सेक्शन है। कई बार तो इसे एंटी मैन सेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा हमने देखा है कि ये जो डाउरी लॉ है अंडर सेक्शन 498A, इसका मिसयूज़ करते हैं महिलाएं जो वाइफ्स होती है अपने हस्बैंड्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। कुछ जगह तो ये एक्चुअली तो ये बनाया गया था जेन्युइन कंसर्न्स के लिए, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली
कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ स्टेप्स दिए थे कि कैसे ये 498 जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, कैसे इसका मिसयूज़ कम किया जाए। रिसेंटली हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया हुआ है कि हाँ, हमें भी जो गाइडलाइंस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए हैं इनका यूज़ पूरे इंडिया में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस, उसमें मैंने आपको 498A भी समझा दिया। लेकिन ये जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म होता क्या है? ये इन्वेंशंस होती है कोर्ट की, जो कोर्ट की इन्वेंशंस है, वो गाइडलाइंस है जो कोर्ट लेके आता है। अगर कोर्ट को ऐसा फील हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है जेंडर बेस्ड लॉ का, जब भी कभी मिसयूज हो रहा है जेंडर बेस्ड लॉज का, तो सुप्रीम कोर्ट आप देखेंगे कोई भी गाइडलाइंस लेके आ जाएगा ताकि मिसयूज ना हो। इन गाइडलाइंस को ही कहा जाता है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। इसीलिए टॉपिक था जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस। 498A के केस में भी ये गाइडलाइंस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी हुई है। आपको ये बता दूं कि ये गाइडलाइंस ऐसे ही नहीं आई है। वी हैव ए वेरी स्पेशल केस विच इज शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल, 2025 का केस है। इस केस में ये जो शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल केस है 2025 का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के टाइम पे जो गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस को पूरे इंडिया में लागू किया जाना चाहिए। यानी जो गाइडलाइंस 498A के मिसयूज से आपको बचा सकती है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी हुई हैं, दोज आर गिवन इन मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। और सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइंस यूज करने के लिए कहा इन शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल केस। याद रखिएगा दोनों केसेस। तो दरअसल पहले जान लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म यूज किया, इसमें उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी। तो गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले उन्होंने, कोर्ट ने ये कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड होना चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग एन FIR, या कोई भी कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट को की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 2 महीने का कूलिंग पीरियड दे दीजिए। ये नहीं कि इस 2 महीने में कुछ होगा, नहीं। 2 महीने में दोनों हस्बैंड और वाइफ को भेजा जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास। ये फैमिली वेलफेयर कमेटी दोनों को समझाएगी, एक हिसाब से दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। अगर इशू रिजॉल्व हो जाता तो ठीक, अगर बातचीत से इशू रिजॉल्व नहीं होता, फैमिली वेलफेयर कमेटी को भी ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन जेन्युइन है, तब जाके 2 महीने के बाद FIR लगेगी। तो ये गाइडलाइंस मुकेश बंसल केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। शिवांगी बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को अपहोल्ड किया हुआ है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सेक्शन 498 काफी लंबे टाइम से मिसयूज होता है और इसके रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, जैसे ललिता कुमारी केस, जिसमें यह कहा गया कि सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग FIR। पहले डायरेक्टली FIR हो जाती थी, हस्बैंड्स एक्सपेक्ट होते थे। हमने रिसेंटली देखा है कि काफी सारे एक्सप्लॉइटेड हस्बैंड्स ने सुसाइड की है इस 498 के करके। दूसरा केस है अरनेश कुमार 2014 का केस है। इसमें यह कहा गया कि जो भी 498 के A के रिलेटेड जो केसेस है, इसमें एक चेकलिस्ट थी कि आपको पहले क्या क्या इंक्वायरी पॉइंट्स हैं जो आपने सिक्योर करने हैं FIR रजिस्टर करने से पहले और अरेस्ट करने से पहले। एक और केस था, जैसे मैंने आपको पता ही होगा, 498 पहले नॉन बेलेबल था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड केस था ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी हुई इससे, स्पेशली हस्बैंड्स की। संदीप कुमार केस ने ये कहा कि इस केस में बेल भी दी जा सकती है, तो प्रोविजंस आए फॉर द बेल्स। तो 3 केस आपने देख लिए, ललिता कुमारी,
अरनेश कुमार, संदीप कुमार। इसके पास आपको मुकेश कुमार केस याद रखना है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। शिवांगी बंसल, साहिब बंसल केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन गाइडलाइंस को अपलोड किया। गाइडलाइंस है क्या? 2 महीने का कूलिंग पीरियड, और तब तक इशू जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास। ये डेटा है। इस डेटा में बेसिकली अगर आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 2,28,650, 2,44,270, 3,00,000, 3,37,000, 3,27,000, ये सब केसेस अगेंस्ट द वुमेन, क्राइम केसेस, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द वुमेन, ये सारे। और जो नीचे आप देख रहे हैं 43, 43, 38, 36, 34, ये परसेंटेज है इसमें से कितने केसेस 498 के अंतर्गत, यानी लगभग 1/3 से ज्यादा जो केसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं जो रजिस्टर्ड है वो 498A के अंतर्गत है, और मोस्ट ऑफ देम आर मिसयूज्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा कहता है। आगे बढ़ते हैं। अडानी जी के खिलाफ कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था, स्पेशली आपको पता होगा एक न्यूज़ पोर्टल है जिसे कहते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री। तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने कुछ खबरें छापी थी अडानी जी के खिलाफ। हाई कोर्ट ने न्यूज़ लॉन्ड्री से कहा था कि इस न्यूज़ को आप हटा दीजिए जो अडानी जी के खिलाफ है। एक हिसाब से एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास किया था कि आप प्लीज़ रिस्ट्रेन करिए, और ज़्यादा खबरें अडानी जी के खिलाफ आप नहीं छापें। न्यूज़ लॉन्ड्री के जो एक बड़े एडिटर हैं परंजॉय गुहा, वो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपको पता होगा इसी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में राइट टू प्रेस भी है। सो राइट टू प्रेस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये लिखा हुआ है कि हम अपने व्यूज़ को, ओपिनियन को, बिलीव्स को बाय पेंटिंग, प्रिंटिंग, राइटिंग, लिथोग्राफी, वर्ड्स एंड इवन सो ऑन हम बता सकते हैं। सो पेंटिंग, प्रिंटिंग, इसी में प्रेस भी आता है। राइट टू प्रेस भी एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बैकग्राउंड देखा, केस क्या था। केस था कि अडानी के खिलाफ ये न्यूज़ लॉन्ड्री एक के बाद एक आर्टिकल छाप रहा है। अडानी जी इसके खिलाफ दिल्ली कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आए थे। न्यूज़ लॉन्ड्री के जो एडिटर हैं उनका कहना था कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसका उल्लंघना हो रही है, मुझे कोर्ट रोक नहीं सकता। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये केस पढ़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस करते हैं और ये कहते हैं ओपनली कि जो डिफेंडेंट है यानी न्यूज़ लॉन्ड्री वाले और जो बाकी उसके रिलेटेड जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको मौका दिया ही नहीं गया है कि वो खुद को डिफेंड करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्हें एक चांस तो मिलना चाहिए। आप सीधे डिक्लेयर नहीं कर सकते ये डिफेमेटरी, आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सीधे नहीं ला सकते। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन था जिसने जर्नलिस्ट को रिस्ट्रेन किया था कि आप न्यूज़ नहीं छाप सकते अडानी जी के खिलाफ, उसे साइड रखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स को जो है ओवरसाइट करता है सुप्रीम कोर्ट, साइड पे रखता है। उसी के बाद एक और चीज़ आप रखते हैं, जैसा मैंने कहा इसमें भी डेफमेशन का ही कंपोनेंट लिंक था। डेफमेशन के लिंक में मैंने आपसे कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस वर्सेस रेपुटेशन और डेफमेशन लॉ, इन सब में बैलेंस लाना पड़ेगा। भारत अभी इतना फ्रेजाइल नहीं है कि छोटी छोटी बातों को भी हम लोग यूज करें प्रेस की आज़ादी दबाने के लिए। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि ऐसे ऑर्डर्स पास करने से पहले कोर्ट को कहीं ना कहीं डिफेंडेंट्स की भी बात सुननी चाहिए। बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद एक और बड़ी खबर थी जो पिछले महीने न्यूज़पेपर में भी थी। सितंबर के महीने में यह कहा गया कि इस बार आरटीआई क्वेरीज जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर सकती है। यानी टोटल जो आरटीआई क्वेरीज, राइट टू इंफॉर्मेशन की जो क्वेरीज हैं ऑनलाइन जो फाइल हुई हैं, वो 1 मिलियन क्रॉस कर सकती है, यानी 10 लाख क्रॉस कर सकती हैं। आपको ये बता दूं कि ये प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं है। आरटीआई का अगर आप इस पूरे साल फरवरी से खबरें पढ़ेंगे तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ओटीपी लेट आता है, पेमेंट नहीं जाती है, पेमेंट फेलियर है, पेमेंट जो पोर्टल है वो फेल हो जाता है। उसके बावजूद इंडिया 1 मिलियन आरटीआई ऑनलाइन क्वेरीज जो है वो सरपास करने वाला है। बहुत बड़ी बात है। आरटीआई से रिलेटेड आपको 2 एक्ट पहले पता होना चाहिए, 2 आर्टिकल्स पता होने चाहिए। पहला आर्टिकल है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपको पास राइट टू नो भी है, यू हैव द राइट टू हियर। और इसी को आरटीआई के साथ लिंक किया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरा था आर्टिकल 21 जिसमें कहा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसी में यह कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा टूल है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द आर्बिटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर भी इसे अपहोल्ड किया गया है। अब आरटीआई की एवोल्यूशन जल्दी से जान लेते हैं। आखिरकार हम 1 मिलियन ऑनलाइन क्वेरी सरपास करने वाले हैं, तो हमें यह भी पता हो कि कौन कौन सी कमेटीज इन्वॉल्व थी आरटीआई की एवोल्यूशन के साथ। सबसे पहली जो कमेटी थी वो एच डी शोरे कमेटी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एच डी शोरे कमेटी। 1997 की ये कमेटी आरटीआई के साथ लिंक थी। उसके बाद आपको पता होगा जनता गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप 1997 का ही, जिसने एग्जामिन किया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को, एक ग्राउंड बनाया इसने आरटीआई एक्ट के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ड्राफ्ट आरटीआई बिल थी 2000 में, वो इसी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उसको एग्जामिन किया था। उसके बाद यूपीए द्वारा बनाया गया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये यूपीए गवर्नमेंट ने तब बनाया था 2004 में, जिसका काम ये था कि एक जो आरटीआई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बिल बनाई हुई है इसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना। तो ये 4 मेजर ऐसी कमेटीज़ हैं। एच डी शोरे कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आरटीआई से डील करती है। आरटीआई का एक्ट 2005 में आया, जब उसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने ब्रीफ कर दिया, एक हिसाब से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन उसका लेके आया वो। तो आरटीआई एक्ट पास होता है 2005 में, एग्जैक्टली बोलूँ तो 15 जून 2005 को, और ये इफेक्टिव होता है अक्टूबर 12, 2005 से। कहीं ना कहीं इस आरटीआई एक्ट का यूज करके टाइम एंड अगेन इंडिया में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को हटाया गया है। कब किया गया? काफ़ी सारे ऐसे केसेस हमारे पास। आरटीआई से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट होता था 2002 का, और रिसेंटली राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2019 में। यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का था, इसे 2019 में अमेंड किया गया। दरअसल इसमें सीआईसी यानी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इनकी टर्म्स और सैलरीज को अल्टर किया गया था, अमेंड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। तो ये एक्ट है, अमेंड हुआ 2019 में, और जो अमेंडमेंट हुई वो वर्किंग पे नहीं हुई, सीआईसी और एसआईसी की वर्किंग सैलरी को लेकर हुआ। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा दिन है हमारे पास। इस साल शायद हम ऑनलाइन 10 लाख आरटीआई क्वेरीज सरपास कर जाएंगे। अभी जो प्रेजेंट नंबर हमारे पास है वो 7,66,000
7,167 है, यानी 7,66,167 RTIs अभी तक फाइल हो चुकी हैं। और अगर आप प्रीवियसली नंबर देखेंगे उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। उसके बाद बढ़ते आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। क्लीन चिट फॉर वंतारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाई थी वंतारा को एग्जामिन करने के लिए, प्रोब करने के लिए कि क्या जो ये वंतारा बना है, जिसे काफ़ी लोगों ने प्राइवेट जू भी कहा, और ये भी कहा कि जो ये एनिमल्स यहाँ पर लाए गए हैं इन्हें प्रॉपर लॉ फॉलो करके नहीं लाया गया है। काफ़ी सारे लॉज हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इनको फॉलो नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाई थी। 3 हफ्ते के बाद SIT ने रिपोर्ट दी है और ये कहा कि कोई भी जुडिशियल स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स अब नहीं ली जाएंगी, क्योंकि SIT ने ये कह दिया कि वंतारा को क्लीन चिट दे दी और इस मैटर को वंस फॉर ऑल क्लोज भी कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आपको ये पता होगा कि जो ये बॉडी बनी थी, SIT बनी थी, इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे उत्तराखंड के, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे हेमंत नगराले, एडिशनल कमिश्नर थे कस्टम्स के अनीश गुप्ता। ये मेंबर्स थे इस कमेटी के। इन्होंने स्टडी किया और ये कहा कि देयर इज नो प्रोब फॉर द वायलेशन इन द लॉ। सारी कंप्लेंट्स क्लोज कर दी और ये भी कह दिया कि फ्यूचर में भी इस इशू को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी लॉ की, चाहे वो साइट्स को, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इस साइट्स लॉ की भी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई है। जू एक्ट के बारे में काफ़ी कह रहे थे, जो जू की गाइडलाइंस होती है उसकी भी कोई वायलेशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक्ट की भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ एक्ट, साइट्स, ये सारे एक्ट्स, जू रूल्स, कस्टम्स एक्ट, फेमा, इन सारे रूल्स को उन्होंने स्टडी किया इस कमेटी ने, जिसमें एक जज भी हैं, एक पुलिस के कमिश्नर हैं और एक कस्टम्स वाले हैं। उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि एनिमल्स को स्मगलिंग किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या कोई भी वेलफेयर इश्यूज है। उन्होंने एकदम से सारे के सारे इशू को बंद कर दिया, सारी कंप्लेंट्स को क्लोज कर दिया वंस फॉर ऑल। अगला इशू एक और गया था सुप्रीम कोर्ट में और ये था नीट PG में रिजर्वेशन को लेकर। चलिए जानते हैं ये इशू था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एडजर्न की एक प्ली जो डिमांड करी थी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स इन नीट PG एडमिशंस। यानी कहीं ना कहीं ये डील करता है रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स इन नीट PG एडमिशंस। सबसे पहले आपको बता दूं एडजर्न का मतलब क्या होता है। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन उसी समय नहीं दिया। अगर मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दे दूं तो नीट PG की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, रिजल्ट्स आने वाले थे, इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल नहीं किया है, बस एडजर्न किया है, स्थगित किया है। बाद में इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई किस पे होगी? हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स को लेकर। दरअसल आपको पता होगा कि एक बड़ा फेमस केस है जिस केस को हम कहते हैं नालसा केस। नालसा जो केस है, ये केस इंडिया में डील करता है ट्रांसजेंडर राइट्स के साथ। इसी के केस के बाद ट्रांसजेंडर्स को एज ए थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिया में। और इसी केस में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट को एफर्मेटिव एक्शंस लेनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ट्रांसजेंडर्स को इन एजुकेशन एंड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी उन्हें रिजर्वेशन देनी चाहिए। इसी जजमेंट के बेसिस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। अब जानते हैं कि ये, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आपको बता दूं 2 टाइप की होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल, सबसे पहले देखो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है।
वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। दिस इज द वर्टिकल रिजर्वेशन। ओके, यानी एक जनरल होगा, एक ओबीसी है, एक एससी है, एक एसटी है। तो ये जो सीट्स का डिवीजन ऐसे होगा, इट्स कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। उसी के बाद जनरल में भी कुछ सीट्स को वुमेन के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए रखा जाएगा। ओबीसी में भी वुमेन के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखा जाएगा, एससी में भी और एसटी में भी। यानी जो कोटा विद इन कोटा है, ये देखिए आप, जो इनके अंदर भी रिजर्वेशन दी जाए अक्रॉस ऑल द रिजर्वेशंस, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, जो अक्रॉस सारे के दिए जाए उसे हम लोग नाम देते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। यानी वर्टिकल हो गया, एक जनरल है, एक एससी है, एक एसटी है, एक आपका ओबीसी है। दिस इज ए वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन इसी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत अंदर भी रिजर्वेशन दी जा सकती है, जैसे जनरल में वुमेन को, एससी में वुमेन को, एसटी में वुमेन को, ओबीसी में वुमेन को, फिजिकली हैंडीकैप को, इन हर श्रेणी में रिजर्वेशन दी जाती है क्रॉस ऑल। उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो अगर आप देखेंगे पिटीशन, तो वो भी डिमांड कर रही थी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी अक्रॉस ऑल। जनरल में भी ट्रांसजेंडर्स को, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी, यही उनकी डिमांड थी। जो ये पिटीशन थी, ये इंदिरा जयसिंह जी ने की हुई थी, और ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच से सुन रहा था। उनके साथ है जस्टिस के विनोद चंद्रन। इंदिरा जयसिंह जी उन्हें कह रही थी कि आप एक इनोक्यूस ऑर्डर लाइए, पास कीजिए, और 2 सीट्स हर एक कोटा में, यानी एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी, जनरल में भी, हर किसी में आप 2 सीट्स को जो है हॉरिजेंटली रिजर्व कर लीजिए फॉर द ट्रांसजेंडर्स। अब पहला वर्ड तो आपको ये पता होना चाहिए इनोक्यूस ऑर्डर क्या होता है। इनोक्यूस ऑर्डर वो ऑर्डर को कहते हैं जो हार्म ना हो, जो ऑफेंसिव ना हो, जिससे कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला। इंदिरा जयसिंह ने यह कहा कि इस ऑर्डर से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 सीट्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज रिजर्व कर लीजिए फॉर द ट्रांसजेंडर्स। इसी के रिप्लाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम लोग ऐसे सारी सीट्स को जेपर्डी में नहीं डाल सकते, जेपर्डाइज नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि नीट पीजी में स्टेट कोटा और इंडिया कोटा के हिसाब से सीट्स बांटी होती है। सो अभी इसीलिए इस पूरे इशू को, जैसा मैंने कहा, एडजर्न किया गया है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसमें थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें बात की थी 15% कोटा की, जो इन्हें दिया जाएगा फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स। सो यही बात हो रही थी, इसी के रिलेटेड पूरे का पूरा केस था। आपका इस विषय में क्या कहना है? और एक केस याद रखिएगा, नालसा वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक और न्यूज़, चीफ जस्टिस गवाई साहब ने एक और चीज़ पॉइंट आउट की। कहा अगर राइट टू क्लीन एयर फंडामेंटल राइट है हर एक भारतीय का, तो जो ये पटाखों पे बैन लगता है, ये केवल दिल्ली में क्यों लग रहा है, इसे पूरे भारत में क्यों नहीं लगाते? तो यहाँ से इस न्यूज़ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि आप जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये, एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें कहा गया था कि राइट टू क्लीन एयर भी एक फंडामेंटल राइट है। इससे पहले भी एमसी मेहता केस में भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन ये 2 मेजर केसेस हैं जहाँ आपको याद रखना है राइट टू क्लीन एयर इज़ ए फंडामेंटल राइट। ओके, सो इसीलिए क्रैकर बैन कहा गया कि पूरे इंडिया में आप एक्सटेंड कीजिए। वहीं यूपी गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक्शन लेती है। कहती है कि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल रैलीज होती है स्टेट में, उन पर बैन लगाया जाएगा, उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा। जो कारों के पीछे लोग कास्ट सिंबल्स लगाते हैं, उनके ऊपर भी बैन लगाया गया। दरअसल ये यूपी की गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कर रहे थे। क्लियर, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन अभी भी ये कहा गया, इस जजमेंट के बाद भी ये चीज़ कही गई कि अगर कोई क्राइम करता है अंडर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट, वो अभी भी इससे वंचित है। ओके, वहाँ पर कास्ट का यूज़ हो सकता है। सिंगल बेंच था,
जस्टिस विनोद दिवाकर जी का, जिसने ये कहा था कि ये जो कास्ट साइन बोर्ड है इनका यूज़ नहीं होना चाहिए। पहले ही आपको बता दूं कि काफ़ी सारे में हम व्हीकल्स देखते हैं जहाँ पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, और भी काफ़ी सारे होते हैं। ओके, सोम इवन शर्मा, हमने देखा होगा पंजाब में जट। तो ये बेसिकली अगर आप सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट देखेंगे उसके अंतर्गत ये बैन है, प्रोहिबिट है, एक चालान हो सकता है आपका। सो इन शॉर्ट में बोलूँ तो नो कास्ट साइन बोर्ड्स, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपकी रैली हो, या जो भी हो। एक्सेप्शन एक ही है कि अगर कोई क्राइम कमिट होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत, उसमें तो कास्ट का यूज़ होगा ही होगा। वहाँ पे आप अपनी ये बता सकते हैं कि इस कास्ट, मेरे को इस कास्ट के लिए मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई या मेरे साथ एट्रॉसिटी हुई, उस एक्ट में आप बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसे वंचित किया गया, बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। मेरे को ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। लेट्स किक इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।